वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी सीईटी अभ्यर्थियों का हमारे इस राजस्थान जीके के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के 30 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो ये है इस वीडियो का इस पार्ट का ये पार्ट 2 है। दोस्तों हमने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि जनरल साइंस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए बना के अपलोड भी कर रखी है। और चाहे आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने जो आने वाली सीईटी एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों 30 प्रश्न हमारे कुल टोटल हो चुके थे। यहाँ पे हम 31वें प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। 31वां प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। दोस्तों अगर आपने हीमोग्लोबिन के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि अपने रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको हम श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का रंग दोस्तों बैंगनी कलर का होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। लाल मत कर देना, लाल रंग का होता है कौन सा, रक्त का रंग होता है लाल। और हीमोग्लोबिन का रंग आपसे पूछ ले दोस्तों तो आपको एक सीधा सीधा बैंगनी रंग कर देना है, ठीक है। चलिए 32वां प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या कम हो जाती है या फिर घट जाती है या फिर वैसे की वैसी रहती है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों जब हम किसी ऊंचे स्थान पर या बोले तो पहाड़, जहां पे भी हम जैसे जैसे हमारे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे जो आरबीसी की संख्या है वो दोस्तों वो भी बढ़ती जाएगी, हमेशा याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों 33वां प्रश्न आप सबके सामने है कि मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहां से होता है। यानी कि मानव शरीर जो अपना शरीर है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन या कहे तो निर्माण कहां से होता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है दोस्तों वह अस्थि मज्जा से भी होता है, थाइमस ग्रंथि से भी होता है और प्लीहा से भी होता है। यानी कि ये तीनों चीजों से होता है। शायद ही आपने इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ रखा होगा दोस्तों, पढ़ लेना दोस्तों कि अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा इन तीनों से ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। यानी कि हमने बात की थी आरबीसी की जीवन काल की, वो था 120 दिन। लेकिन यहां पे आता है डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड कैपिलरी का जीवन काल कितना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों अपनी डब्ल्यूबीसी सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 4 दिन तक ही जीवित रह पाती है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है। 35वां प्रश्न है दोस्तों कि मिलान कीजिए, यानी कि मिलान करना है अपन को, किससे किसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। इसमें तो मिलान हुआ है कि आरबीसी की सबसे बड़ी कस्तूरी मृग बिल्कुल सही है, और सबसे छोटी आरबीसी एम्फीबिया मेंढक ये भी सही है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, वेसोलस, ये दोस्तों सभी मिलान की हुई चीजें हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन दोस्तों 36वें प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों 36वां कि डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। यानी कि डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की हमने बात कर ली कि 2 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है, जैसे हमने आरबीसी की संख्या पढ़ी थी वैसे ही हम डब्ल्यूबीसी की संख्या के बारे में जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। दोस्तों 6000 से लेकर 8000 पर mm³ होती है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या, ठीक है। चलिए दोस्तों डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य आपको बताइए, तो आप क्या बताओगे दोस्तों। आपको एक ही टिक करना है और वो है कि रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास तथा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना ही अपने डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। चलिए दोस्तों 38वां प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात आपसे पूछ ले तो आप कितना बताओगे। यानी कि आपके ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात आपसे कोई पूछ ले तो उसके बारे में आप क्या कहोगे दोस्तों। यानी कि एक आरबीसी और 600 डब्ल्यूबीसी, इस प्रकार से इसका अनुपात निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अनुपात की बात आ रही है, यानी कि एक आरबीसी और अनुपात 600 डब्ल्यूबीसी, इसके बराबर इसका अनुपात होता है। चलिए
अगला है कि जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग कौन सा होगा। दोस्तों जब अपने रक्त में WBC की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में एक रोग होता है जिसे हम जानते हैं दोस्तों, किसके नाम से जानते हैं, उसको ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। और एनीमिया तब होता है जब रक्त के अंदर RBC की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला और 40वां प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि प्लेटलेट्स यानी कि विषाणु या थ्रोमोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि प्लेटलेट्स जिसको हम बिंबाणु के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इनका दोस्तों अगर आपसे मुख्य कार्य पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं ये सभी के सभी। ठीक है, जब हमें चोट लग जाती है किसी कारणवश तो वहां पे जो सफेद सफेद पट्टी जो जम जाती है वो इन्हीं की वजह से जमती है, जिनको हम बिंबाणु प्लेटलेट्स या बोलते हैं थ्रोमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमको भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों 41वां प्रश्न आप सबके सामने है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है। यानी कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उनको हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करती है ऐसी कोशिकाओं को लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों 42वां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 42वां प्रश्न आप सबके सामने है कि एड्स का HIV वायरस कौन सी, एड्स का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। यानी कि एड्स का जो वायरस है HIV वह WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। किसको नष्ट करता है दोस्तों, सबसे पहले वो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो सबसे पहले नष्ट करता है अपने लिम्फोसाइट्स को। किसको, लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। चलिए दोस्तों अगला है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, वो बताना है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता होती है। यानी कि मित्रता हम कह सकते हैं, फ्रेंडशिप के नाम से इसको जान सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एक बार और देख लीजिए कि हीमोग्लोबिन की बंधुता अपने कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। चलिए 44वां प्रश्न है कि मानव रक्त का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया होगा शायद कि मानव रक्त का लाल रंग दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए वो अपने हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, इनमें से क्या कैल्शियम होता है, क्या लोहा होता है, क्या पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्वों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जिसको हम लोहे के नाम से जानते हैं। इसलिए हमको जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा जब खून चेक होता है तो हमारे अगर खून की कमी बता देता है तो वो डॉक्टर एक ही बात कहता है कि ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी में पालक खाने की कोशिश करें। तो दोस्तों पालक में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा अधिकतम होती है, इसलिए अपन को पालक की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा मौजूद होने वाला तत्व दोस्तों लोहा यानी कि उसको आयरन कह सकते हैं, वो उपस्थित होता है। चलिए 46वां प्रश्न दोस्तों, 45 हो गए, 46 देख लीजिए। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। यानी कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर की बात आपसे कर ले तो सामान्य स्तर होता है दोस्तों 180 से 200 mg। ठीक है, इतना होता है मिलीग्राम। ठीक है, 180 से 200 मिलीग्राम पर प्रतिशत होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोस्तों वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है, यानी कि वयस्क कोई मनुष्य है और वो खाली पेट है, उसके अंदर रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होगा, ये आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है 100 mg पर 100। ठीक है, 100 mg पर 100%। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले दोस्तों कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं यानी कॉर्पल्स का बना हुआ होता है, यानी कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें WBC भी आ जाएगी, प्लेटलेट्स भी आ जाएगी और उसमें RBC भी आ जाएंगी। यानी कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो आपको बताना है दोस्तों रक्त का 45% भाग कणिकाओं से मिलकर बनता है। यानी कि 100 में से 45% भाग तो कणिकाओं से मिलकर बनता है, जिनमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये सारी चीजें आ जाती है। और बचा कुचा प्लीहा
सॉरी बचा कूचा को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, 49वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये ज्यादातर राजस्थान पुलिस हो गई, एलडीसी हो गई, इस एग्जाम में आज तक पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 50वां कि ब्लड ग्रुप जो ए बी वाले व्यक्ति को कौन से एंटीजन प्रतिजन पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन को हिंदी में दोस्तों हम प्रतिजन के नाम से जानते हैं। तो ए बी वाले व्यक्ति में ज्यादातर एंटीजन, ज्यादातर क्या दोस्तों एंटीजन पाया जाता है, ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए बी वाले व्यक्ति में। ठीक है, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। अगर आपसे ए बी वाले में पूछ लिए तो आपने बता दिया ए बी दोनों। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन या प्रतिजन पाया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों उसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आपको बताना है, ना ए पाया जाता है, ना ही बी पाया जाता है, ना ही ए बी पाया जाता है, यानी कि उसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को रक्तदान कर सकता है, लेकिन वो लेगा सिर्फ अपने वाले से ही, यानी कि ओ सबको रक्त दान कर सकता है। ठीक है, उसको दाता समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो लेगा सिर्फ ओ वाले का ही, यानी कि लेगा सिर्फ अपना ही, और वो खुद का अपना जो रक्त है वो सबको दान कर सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है। सर्वदाता यानी कि जो सभी को दे सके। मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप को ओ माइनस वाले सभी को रक्त दे सकते हैं, ओ प्लस वाले भी नहीं दे सकते। ठीक है, ओ माइनस वाले सबको रक्त दे सकते हैं, इनको सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। और दोस्तों सर्वग्राही के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि सर्वग्राही जो सबसे ले सकते हैं, ऐसे वाले तो दोस्तों कौन से हैं आप सबको पता होना चाहिए, वो है ए बी प्लस जिनका भी ब्लड ग्रुप है दोस्तों, आप खुश हो जाइए, आप सबसे ले सकते हैं। लेकिन जिनका ओ माइनस है उनको भी बहुत खुश हो जाना है दोस्तों, क्योंकि वो सबको दे सकते हैं, वो सिर्फ बहुत ही रेयर इंसान होते हैं दोस्तों। इसके बारे में कमेंट करके बताना किसका ओ माइनस है और किनका ए बी प्लस है, जरूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा तो दोस्तों मेरा ओ प्लस है, याद रखना। चलिए दोस्तों, 54वां क्वेश्चन है कि ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है, यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वह व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है केवल वो ए बी वाले को ही देगा। ठीक है, जिसका भी ए बी है और वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही अपना ब्लड ग्रुप दे पाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड ले सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो मैंने आप सबको बताया था वो केवल अपने से ही ले पाएगा, यानी कि अपने जैसे इंसान से ही वो ब्लड ले सकता है, ना कि किसी से, ना बी से लेगा, ना ही ए बी से लेगा, ना ही ए से ले पाएगा। ठीक है, 56वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाले संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। आपको बताना है कि यदि आपके पिता का ब्लड ग्रुप ए है और आपकी माता का ब्लड ग्रुप है बी, तो आपकी होने वाले संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो किस प्रकार का होएगा दोस्तों। वो दोस्तों ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और ए बी और ओ भी हो सकता है, यानी सभी प्रकार के हो सकते हैं, संभावना जताई जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 57वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, यानी कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है। तो वो है दोस्तों ए बी सर्वग्राही है। ठीक है, वो सभी से ले सकता है। ठीक है, सभी से ले सकता है ब्लड। ठीक है, अगला है 58वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करना है जिसके वर्ग हो, यानी कि किसी का ए बी वर्ग है और वो ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसके रक्त वर्ग हो। कौन सी किसको कर सकता है दोस्तों, वो सिर्फ ए बी वाले को ही कर सकता है। ठीक है, वो ले सकता सभी से है। ठीक है, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि RH फैक्टर की खोज सन 1940 में किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों RH जो फैक्टर है, RH माइनस फैक्टर की खोज, अगर आपने साइंस को दोस्तों थोड़ा थोड़ा भी अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा
मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप ज़्यादातर बच्चों के जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए थोड़ी साइंस ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन जो साइंस बायो से है उनके लिए साइंस बहुत ही नॉर्मल होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है। लेकिन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक की साइंस आपके लिए आती है, तो आपको 10 तक की साइंस तो पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ज़्यादा इसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए कि आपसे पूछा गया है कि आर एच माइनस फैक्टर की खोज 1940 में तो हो गई थी, लेकिन वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा की गई थी, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। और आपसे पूछ ले कि इसकी जो आर एच माइनस फैक्टर की जो खोज है वो किसमें की गई थी, तो दोस्तों वो की गई थी अपने रीसस नामक एक बंदर है उसके अंदर की गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरा बैकग्राउंड साइंस बायोलॉजी है और मैं बीएससी कर चुका हूं। ठीक है, और मैं राजस्थान जीके और साइंस बहुत ही अच्छे से पढ़ा लेता हूं, आपको पता भी होगा। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान साइंस से संबंधित टॉप 30 प्रश्न। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शेयर से क्या होता है कि जो आपने जो पढ़ा है वही अगले वाले पढ़ लेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो दोस्तों रह गए अपने लगभग 40 प्रश्न, इस टॉपिक से संबंधित 40 प्रश्न और हम कल आपको कवर करवा देंगे, तो इसी तरह से अपने पूरे 100 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय